मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट वीएसपी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और चैप्टर नंबर हम बात करेंगे 7 और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संघवाद। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिन बच्चों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। यह है चैप्टर नंबर 7 संघवाद जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं संघवाद आखिर है क्या। देखो संघवाद इसको समझने की कोशिश करना। संघवाद का यहाँ पे मैं दो टाइप्स का अर्थ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइप्स का अर्थ बताऊंगा, अर्थ इसका दोनों टाइप से ही आपको समझ में आएगा। कैसे, पहले इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आप देखते हो, ये अगर सपोज, ठीक है, मैप तो अच्छे से बना नहीं बट ये समझ जाओ, ये जैसे सपोज भारत है। अब भारत जो देश बना है कई सारे राज्यों से मिलकर बना है। जैसा कि आपको पता है 29 राज्य थे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में 2019 तक 29 राज्य थे, और जब 370 कानून हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, अनुच्छेद 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उसके बाद यहाँ पे कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए, और जो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो गए वो 9 हो गए। यही चीज़ है। तो केंद्र शासित प्रदेश 9 और 28 राज्य हो गए। इससे पहले 29 राज्य था, 29वां राज्य 2 बना था, तेलंगाना बना था। यही हमने बात किया था। अच्छा, अब इस चीज़ को समझिए, जो भारत जो देश बना है वो कई सारे राज्यों को मिलाकर बना है, यानी कि हम समझ सकते हैं 28 राज्यों को मिलाकर बनाया भारत। तो इसे ही तो बोलते हैं संघ। संघ किसको बोलते हैं? एक प्रकार का यूनियन जिसमें कई सारे राज्य हों, इसी को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ। और इस वाद का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले चैप्टर में बताया था। वाद का मतलब होता है कि महत्व से ज़्यादा महत्व देना, ठीक है। महत्व देना, महत्व से ज़्यादा महत्व देना का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यानी कि प्राथमिकता देना। क्या देना? प्राथमिकता देना। यानी कि अपने संघ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता ही देना क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। आई बात समझ में? अपने संघ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता देना या ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना ही क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। तो देखिए, संघवाद क्या है? संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक व्यवस्था द्वारा एक संघ में स्थापित करते हैं। देखो, सिंपल सा कहने का अर्थ इसका क्या है कि जो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो विभिन्न राज्य हैं वो एक संघ में क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। यही कहने का मतलब है। आगे बात करते हैं संघवाद से अभिप्राय एक ऐसे शासन प्रणाली जहाँ पे 2 स्तर की सरकारें चलती हैं। कौन कौन सी? एक केंद्र में चलती है तो दूसरा राज्य में चलती है। तो जैसा कि आपको पता है देश में 2 टाइप्स की सरकारें चलती है। कौन कौन सी? एक केंद्र में चल रही है और एक राज्यों में चल रही है। हर राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा अलग अलग राज्यपाल हैं। अगर हम देश की बात करें तो देश में जैसे राष्ट्रपति हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं। तो ये चीज़ है केंद्र स्तर और राज्य स्तर। आई होप समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। इंडिया में फेडरलिज्म कनाडा से लिया गया। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं और हिंदी में इसको संघवाद बोलते हैं। इसके अलावा संघवाद का जो एक और यूज करते हैं, एक और इंग्लिश वर्ड है जिसको बोलते हैं यूनियन, ठीक है। तो कहीं कहीं संविधान में कई देशों में अलग अलग जगह पे संघवाद को क्या बोला गया है? फेडरलिज्म बोला गया है। लेकिन भारत जैसे देश में इसको यूनियन का नाम दिया गया है। किसका? यूनियन, क्योंकि भारत जो है विभिन्न राज्यों का देश है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, संघात्मक संविधान की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला है, इसमें 2 स्तर की सरकारें चलती है, जैसा कि मैंने बता दिया। शक्तियों का बंटवारा केंद्र स्तर राज्य स्तर के बीच में होता है। अब जाहिर सी बात है 2 स्तर की सरकार है तो दोनों में अलग अलग शक्तियां होंगी, लेकिन संविधान जो होता है दोनों का वर्णित होता है। केंद्र सरकार का अलग, राज्य सरकार का अलग। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जिसमें विवादों को सुलझाया जाता है। अगर इन फ्यूचर कभी काल विवाद हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो उस टाइम पे जो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, उसका सुलझाना करेगा, वो कौन करेगा? स्वतंत्र न्यायपालिका करेगी। लिखित संविधान में लिखित अधिकारों के तहत दोनों सरकारें काम करती हैं, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता होती है
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहे काम करे कोई भी, चाहे राज्य सरकार काम करे चाहे कोई भी, दोनों संविधान के तहत ही करेगी। ये हो गई इसकी विशेषताएं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है संघवाद से जुड़ी अन्य बातें। देखो ये टोटली जो हमारा बेस करता है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उस पे बेस करता है, उन्हीं में से सारे पॉइंट लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इधर उधर से थोड़ी सी हेल्प लेके गाइड वगैरह सारा चीज़ करके मिक्स करके किया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हर चीज़ आप अच्छे से कर पाओ। तो देखिए संघवाद से जुड़ी अन्य बातें क्या क्या। निश्चित तौर पर संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को शामिल करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरा केंद्रीय स्तर की होती है। अच्छा, कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की प्रणाली है, जैसे अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता की प्रणाली है, लेकिन भारत जैसे देशों में एकहरी नागरिकता है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, चाहे पंजाब से करो, तमिलनाडु से करो, हरियाणा से करो, बिहार से करो, यूपी से करो, कहीं से भी करो आप, लेकिन आपको जो नागरिकता मिली है यहाँ की एकहरी नागरिकता मिली है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस तरह लोगों की दोहरी पहचान एवं निष्ठाएं हैं। पहचान और निष्ठाएं सबकी है। हम बिलोंग करते हैं पंजाब से, तो हमारी पंजाब की मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो हम पंजाबी कहलाएंगे, लेकिन अगर हम देश के ऊपर बात करें तो हम भारतीय हैं। क्या है? भारतीय हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, वो आपकी एक निष्ठा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर नागरिकता की बात करें तो आपको देश की नागरिकता मिलती है, ठीक है। तो यही है, वे अपने इलाके के भी होते हैं और देश के भी होते हैं। दोहरे शासन की प्रवृत्ति की रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में उपस्थित होती है, जहाँ पे दो टाइप्स की नागरिकता होती है, उसका जो विवरण दिया जाता है संविधान में दे दिया जाता है। यह संविधान की सर्वोच्चता होती है तथा दोनों सरकारों की शक्तियों का साधन भी होता है। जो संविधान होती है, संविधान इस चीज़ का डिवाइडेशन करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। केंद्र सरकार जो काम करती है, प्रतिरक्षा मुद्रा का उत्तरदायित्व रहती है, यानी कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रक्षा के लिए होती है, और इसके अलावा मुद्रा से संबंधित सारे काम करती है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जितने भी होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा हो गया, मुद्रा का उत्तरदायित्व हो गया, इनका जो कार्य करता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें तो क्षेत्रीय अथवा स्थानीय महत्व के मुद्दे, जो भी अपने क्षेत्र के इधर के जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी जिस भी स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, वहाँ की जो समस्याएं होती है उस चीज़ को सुलझावा करने के लिए किस चीज़ को रखा गया है? राज्य सरकार को रखा गया। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच किसी भी संघर्ष हेतु क्या रखा गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है, ताकि किसी भी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उस चीज़ को मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। आगे बात करते हैं। कई बार एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय अथवा विचारधारा के आधार पर अलग होने की मांग करता है। ऐसी स्थिति में अराजकता फैल जाती है और देश विभक्त हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, संघवाद की बात करें, जैसे अभी यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। एक ऐसा संघ था जिसको बोलते थे यूरोपीय संघ, सोवियत संघ, जिसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ोगे। पहला ही चैप्टर है आपके सोवियत संघ के बारे में। तो सोवियत संघ के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। फिर आगे चल के क्या होता है कि इसमें जो गणराज्य होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और इसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और आज के टाइम पे अगर इसके उत्तराधिकारी की अगर बात करें तो वो है रूस। बाकी जितने भी हैं वो सारे अलग हो रखे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है कि संघ के अपवाद भी है, संघ की अच्छाई भी है। संघ अगर अच्छे से चल रहा है तो अच्छाई है, लेकिन अगर इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होता है डिवाइडेशन का, कि अगर महत्व आप दोगे सबसे ज़्यादा राज्यों को तो राज्य हो सकता है कि अलग हो जाए और इसकी वजह से आपका जो देश है उसका खंडन हो जाए। तो ऐसा ही हुआ था सोवियत संघ में, और उसका खंडन हो गया था, जिसकी वजह से क्या बचा था? रूस उसका उत्तराधिकारी बचा था, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा है। कई बार एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय अथवा विचारधारा के आधार पर अलग अलग होने की मांग करता है। ऐसी स्थिति में अराजकता यानी कि दंगे फसाद फैल जाते हैं और देश क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोवियत संघ लिखा है 15 गणराज्यों से मिलकर ये बना था। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी तथा फ्रेंच भाषी क्षेत्रों के आधार पर बंटवारे की संभावना बढ़ गई है। तो जैसा कि आप समझ सकते हो कि जो संघवाद है इसके अपवाद भी हैं और इसकी अच्छाइयाँ दोनों भी हैं। आगे अगर बात करें तो भारतीय संविधान के संघवाद, यानी कि जो भारत का जो संघवाद है उसकी क्या क्या विशेषताएं, इस चीज़ के बारे में देखते हैं, यानी कि संविधान में इसका क्या क्या चीज़ का वर्णन दिया गया है। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है
और विविधताओं वाला देश है। विशाल देश समझ में आता है, इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है और इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर भी बड़ा है। विविधताओं की अगर बात करें तो विविधता यानी कि यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोलचाल, सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे 20 मुख्य और सैकड़ों दूसरी छोटी भाषाएं हैं। 20 जो है यहाँ पे मुख्य भाषा है और इसके अलावा जो सैकड़ों दूसरी छोटी भाषाएं हैं। मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हो कि जो भी क्षेत्र हो, कहीं पे भी आप क्षेत्र से बिलोंग करते हो, वहाँ की भाषा अलग अलग होती है। और अगर आप कुछ डिस्टेंस की अगर बात करो, कुछ दूर अगर जाओ आप, तो वहाँ पे देखोगे कि आपके लैंग्वेज में और उनके लैंग्वेज में चेंजेस है। अगर सपोज यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी ज़िले से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप जिस ज़िले में रहते होंगे देखते होंगे वहाँ की लैंग्वेज सेम मिलेगी आपको। आप दूसरे जगह पे भी जाएंगे, दूसरे ज़िले में जाएंगे, वहाँ पे भी जो लैंग्वेज देखोगे वो भी सेम होगी, बट उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। लैंग्वेजेस में मैं बोल रहा हूँ कि अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से ये छोटी छोटी भाषाएं होती हैं। तो इसीलिए वजह से लिखा है कि यहाँ पे 20 जो है मुख्य भाषा है और सैकड़ों दूसरी भाषाएं होती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ कई धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के धर्मों के मानने वाले लोग होते हैं। और आज के टाइम पे लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, ठीक है, कहीं पे भी है लोग जाते हैं और अपना दर्शन वर्शन करके आते हैं। कोई भी अब संप्रदाय के ऊपर, मतलब ये मान सकते हो कि जो न्यू पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, भावी जो पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानती और वो जिस भी धर्म को चाहती है उस धर्म को फॉलो कर सकती है। और आप एक तरीके से समझ सकते हो कि लोग अब मतलब इसको अराजकता के रूप में नहीं लेते हैं। जिसको जहाँ पे भी जाना होता है, जिस मंदिर में जाना होता है, जिस मस्जिद में जाना होता है, कहीं पे भी जाना होता है, वहाँ पे जा सकते हैं। बट बात एक चीज़ हो यहाँ पे होनी चाहिए, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए। जो भी चीज़ गाइडलाइंस जो भी होती है ना, वो जिस भी संप्रदाय की होती है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो या मस्जिद में जा रहे हो या फिर गुरुद्वारे में जा रहे हो, तो आपको उस अकॉर्डिंग बन के जाना पड़ेगा। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई धर्मों के मानने वाले लोग भी रहा करते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में करोड़ों आदिवासी रहते हैं। इन विविधताओं के बाद भी हम एक साझी भूमि पर रहते हैं, यानी कितनी सारी वैरायटी होने के बाद भी हम एक ही जगह पे रहते हैं और हमारी एक साझा इतिहास भी है। भारत को विविधता में एकता के तौर पर भी परिभाषित किया जाता है, यानी कि भारत को एक टाइटल दिया जाता है विविधता, यानी कि वैरायटियों में भी एक देश है, अखंड देश है। इसी वजह से विविधता में एकता के तौर पर भी परिभाषित किया जाता है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की संज्ञा भी दी जाती है, तो ये 2 टाइप्स की संज्ञा भी दी जाती है। अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, ठीक है, यानी कि यूनियन होगा। भारत के संविधान में फेडरेशन शब्द का नहीं अपितु यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया। मैंने जैसे बताया कि फेडरलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि किसका इस्तेमाल किया गया, यूनियन शब्द का, यानी कि जो भारत है कई सारे राज्यों का एक यूनियन है। आगे बात करते हैं, पहले राज्यों को ज़्यादा शक्ति देने की बात हुई थी, पर बाद में संविधान निर्माताओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी। क्यों? क्योंकि एक जो केंद्र है, केंद्र सभी राज्यों को देखेगा, लेकिन जो राज्य है अपने ही सिर्फ राज्य के जितने भी समाज के लोग हैं उनको देखेगा, लेकिन जो केंद्र है सभी को देखेगा। इस वजह से इनको जो शक्ति है ज़्यादा दी गई है, केंद्र सरकार को जो शक्ति है ज़्यादा दी गई है, ठीक है। तो ये है कि भारतीय संविधान में संघवाद। अच्छा, आगे बात करते हैं शक्तियों का विभाजन, किस हिसाब से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखिए, भारत के संविधान में 2 प्रकार के सरकारों को वरीयता दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे एक संपूर्ण राष्ट्र हित के लिए, एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए अगर बात करें तो संघीय सरकार और केंद्र सरकार होगी। इसको संघीय सरकार भी बोल सकते हैं या फिर केंद्र सरकार भी बोलते हैं। हर एक प्रांत अथवा राज्य के लिए एक राज्य सरकार का निर्माण किया गया है। हर एक प्रांत और राज्य के लिए राज्य सरकार रहेगी। एक संपूर्ण राष्ट्र हेतु कौन रहेगा? संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार। इसके कार्य एवं शक्तियाँ संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। विवाद अगर होता है किसी भी चीज़ को लेकर तो उस टाइम पे जो न्यायपालिका है उस चीज़ का सुलझा करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो हर चीज़ों को पॉइंट आउट करके चीज़ों को देखते हुए अपना निर्णय सुनाते हैं। आगे बात करें तो शक्ति विभाजन का एक अहम पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक
वित्तीय शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथ में दी गई है। आर्थिक और वित्तीय शक्तियाँ जो है वो किसको दी गई है? केंद्र सरकार के हाथ में दी गई है। आगे बात करते हैं, राज्यों के उत्तरदायित्व काफ़ी ज़्यादा हैं किंतु आय के साधन थोड़े हैं। जो इनको आय यानी कि इनकम के जो साधन है ना वो थोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार करती है। सो यहाँ पे जो राज्यों के उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़्यादा है, क्योंकि सारे समाज को देखना होता है, बट इसके जो आय के साधन है वो कम होती है और इसी वजह से अनुदान वगैरह लेना पड़ता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को अनुदान वगैरह देती है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि भारत के संविधान में 3 मतलब इसको सूची बनाई गई है और इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। तो जैसे देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ पे देखिए कि ऐसे कौन कौन सी सूची है जिसमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिसमें केंद्र सरकार को दी गई है कि मतलब ये केंद्र सरकार के अंडर आता है, और ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जो राज्य सरकार के अंडर आता है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ है जो दोनों के अंडर आता है। तो देखिए, अगर यहाँ पे संघ सूची की बात करें तो इसमें सम्मिलित है कौन कौन सी? प्रतिरक्षा हो गई, सिक्योरिटी की अगर बात करें, परमाणविक ऊर्जा हो गई यानी कि परमाणु बम वगैरह हो गया, विदेश मामले हो गए, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह और इसके अलावा विदेश व्यापार और इसके अलावा मुद्रा। और इन सब चीज़ों पर केंद्रीय सरकार, केंद्रीय विधायिका ही कानून बनाती है, यानी कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पे केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। अब बात करते हैं राज्य सरकार की, जैसे कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा जो होती है, इन सब चीज़ों पर जो कानून बनाने का अधिकार है प्रांतीय विधायिकाओं का है। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें जो संघ सूची यानी कि संघ सूची और राज्य सूची से हटके होती है और इस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये राज्य और केंद्र दोनों का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा हो गया, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, समानों में मिलावट हो गया, गोद लेने और उत्तराधिकार का जो भी मुद्दा हो गया, इन सब चीज़ों पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। ठीक है ना। तो ये था आपका टॉपिक, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के शक्तियाँ और इसके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से। तो जैसा कि हमने बात किया कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक और सूची दी गई है अवशिष्ट सूचियाँ। तो इसमें देखिए साइबर क्राइम जैसे मुद्दे आते हैं और इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ केवल केंद्रीय विधायिका का है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है सशक्त केंद्रीय सरकार और संघवाद। सशक्त का मतलब होता है मजबूत, केंद्रीय सरकार और संघवाद, ये हमारा टॉपिक है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है, इसमें बहुत सारी विविधता है और सामाजिक समस्याओं से भरपूर है, हर टाइप्स की समस्या भी है। अब जहाँ पे विभिन्न टाइप्स के लोग रहेंगे वहाँ पे समस्या तो ऑलरेडी रहेगी। तो ये चीज़ है। देश की एकता कायम रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हर एक प्रबल केंद्रीय सरकार करे तथा ऐसा करने में उसे राज्य का सहयोग मिले। यानी कि कोई भी समस्या हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कोई भी समस्या हो, इस चीज़ का जो सुलझावा है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करे और राज्य सरकार जो इसमें केंद्र सरकार का सपोर्ट करे, सहयोग दे। आगे बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान जो सशक्त केंद्रीय सरकार बनाती है। कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो सशक्त केंद्रीय सरकार को निर्मित करती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? तो देखिए, संसद का राज्य उसकी भौगोलिक सीमा पर नियंत्रण होता है। संसद का राज्य और इसके अलावा जो भौगोलिक सीमा है उसका जो बनावट है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, इन सब चीज़ों पर नियंत्रण होता है किसका? संसद का। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 3 के हिसाब से संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र पृथक करके या 2 अथवा उससे ज़्यादा राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, सीमा और नाम में परिवर्तित कर सकती है। तो ये क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है या फिर किसी राज्य में से दूसरा राज्य बना सकती है। इसके अलावा सीमा के मामले में इसके अलावा नाम जो है उसका वो भी चेंज कर सकती है। आगे बात करते हैं, जब देश में आपातकालीन लागू हो उस समय केंद्र सरकार अधिक ताकतवर होता है और संसद उन विषयों में भी कानून बना सकती है
मतलब उन विषयों में भी कानून बना सकती है जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, यानी कि जो भी ऑथराइज जो भी पावर होती है वो केंद्र सरकार के पास आ जाती है और केंद्र सरकार अपने हिसाब से देश को रन करने लगती है। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार वित्तीय रूप से ज़्यादा ताकतवर होती है। पैसे के मामले में अगर बात करें ज़्यादा ताकतवर होती है। आय के प्रमुख साधन पर केंद्र का नियंत्रण होता है, जितने भी आय के प्रमुख साधन होते हैं उस पर केंद्र का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो राज्य अनुदानों और वित्तीय मदद हेतु केंद्र पर निर्भर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट होता है, खासकर वित्तीय मामलों के रूप में। आगे अगर बात करें तो राज्यपाल को यह ताकत है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो राज्यपाल है ना, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार क्यों करती है? ताकि जो केंद्र सरकार करती है ताकि जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यों में सरकार बना रखे हैं मुख्यमंत्री हैं, उन पे ये ध्यान रख पाए। अगर कोई भी संदेह होता है मुख्यमंत्रियों के ऊपर तो ये जो राज्यपाल हैं इनकी सूचना कहाँ देते हैं? राष्ट्रपति के पास देते हैं और राष्ट्रपति उस चीज़ पर एक्शन लेता है। तो इसी वजह से राज्यपाल की यहाँ पे भूमिका बढ़ जाती है। तो देखिए राज्यपाल को यह ताकत है कि वो राज्य सरकार को हटाने के लिए और विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्यपाल को यह शक्ति है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित कर सके। कहने का मतलब ये है कि जो विधानमंडल का जो भी कानून पेश होगा उस चीज़ पे राष्ट्रपति का जो मंजूरी है उसमें अपना भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि अपना भी सुझाव दे पाए कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, पूरा सिफारिश करने का जो जिम्मा होता है वो राज्यपाल का ही होता है। आगे बात करें, ऐसे में केंद्र सरकार को एक मौका मिल जाता है कि किसी भी राज्य का कानून बनने में देरी कर सकती है। तो इस वजह से देखो ये टोटली यहाँ पे जो टॉपिक का मतलब मेन मतलब क्या है? सशक्त केंद्रीय सरकार। यही बात हुई ना, सशक्त केंद्रीय सरकार, यानी कि कौन कौन से ऐसे चीज़ है जिसकी वजह से जो केंद्र सरकार है वो मजबूत है। तो यही सब पॉइंट है जिसकी वजह से जो केंद्र सरकार है मजबूत है। किसकी वजह से? राज्य सरकार की तुलना में। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसे कई सारे ऐसे मतलब मौके मिल जाते हैं जहाँ पे राज्य सरकार को अगर कानून बनाना होता है तो उस टाइम पे जो केंद्र सरकार है उस चीज़ को रोक देती है। आगे, वीटो का प्रयोग कराकर उसे अस्वीकार किया जा सके। कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो वीटो पावर होती है, राष्ट्रपति की वीटो पावर होती है उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है कि जो कानून बनने का जो सबसे लास्ट वाला चरण है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति साइन करेगा तो कानून बनेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, यही बात होती है। तो यहाँ पे देखिए कि वीटो पावर का यूज करके राष्ट्रपति के द्वारा उस कानून को बनने से रोका जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, केंद्र सरकार उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जिन पर राज्य कानून बनाते हैं, पर उनके लिए राज्यसभा की जो मंजूरी है वो जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार बना सकती है उन सब चीज़ें, उन सभी कानूनों पर, मतलब वो सभी कानून बना सकती है जो राज्य सरकार बनाती है, लेकिन इसमें जो राज्यसभा है उसका मंजूरी होना जरूरी है। अखिल भारतीय सेवाएं जो पूरे देश के लिए काम करती है, इनमें चुने पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में काम करते हैं और इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जो भी अखिल भारतीय सेवा होती है, IAS PCS जो भी हो गए, ये विभिन्न जगहों पे जाते हैं ना, तो ये किसके द्वारा चुन के जाते हैं? यानी कि केंद्र सरकार, सरकारी जॉब होती है तो ये अलग अलग जगहों पे नियुक्त होते हैं। और इस चीज़ को क्या होता है, ये ताकि कार्यभार आसान हो पाए, ये जिला प्रशासन में अलग अलग जगहों पे इनकी नियुक्ति हो जाती है और उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपना कार्य करते हैं। आगे क्या होता है कि अगर राज्य उनको निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकती है, बल्कि ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, तो ये लिखा है कि राज्य न तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है और न ही इनको सेवा से निकाल सकती है। आगे बात करें, केंद्र सरकार की शक्ति को उस दशा में बहुत बढ़ जाती है, यानी केंद्र सरकार की शक्ति उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब देश के किसी भी इलाके में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो जाए। कहने का मतलब है उस टाइम पे केंद्र शक्ति बढ़ जाती है जब किसी भी राज्य में सैनिक शासन लागू होता है। ठीक है ना,
तो यही चीज़ है, यहाँ पे हमें टोटली ये समझ में आया है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से जो केंद्र सरकार है वो मजबूत है। अच्छा, आपातकाल की स्थिति में भी जो केंद्र सरकार है अपने पावर में जाती है। धारा 144 जब लगती है तो पता ही है सैनिक शासन लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या है, केंद्र सरकार जो भी डायरेक्शन देती है उस हिसाब से काम होता है। तो यही सारी चीज़ है जहाँ पे केंद्र सरकार मजबूत बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से तनाव है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि केंद्र सरकार को, जैसा कि आप चीज़ें देख रहे हो, केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तियाँ मिल रही है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, है ना। केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति मिली है और राज्य सरकार को कम मिली है। वाकई में ये बात है। तो इसकी वजह से क्या होता है, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है इनके बीच थोड़ा अनुबंध बना रहता है। तो देखिए, संविधान ने केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की है, ऐसे में राज्यों के द्वारा ज़्यादा शक्ति की मांग उठाई जाती है कि जैसे केंद्र सरकार को मिला वैसे राज्य सरकार को भी मिले। आगे बात करते हैं, समय समय पर राज्यों द्वारा ज़्यादा ताकत तथा स्वायत्तता की मांग की जाती है। समय समय पे ये चीज़ होता ही है। अच्छा, इससे केंद्र और राज्यों के बीच क्या होता है, विवाद पैदा हो जाता है और इस चीज़ को सुलझा करने के लिए क्या रखा गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, जितनी भी सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं जब नेक्स्ट मतलब पार्ट बनाऊँगा उस चीज़ पे मैं क्या करूँगा, उस डाउट को क्लियर कर दूंगा या अलग से सेपरेट वीडियो बना के उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। अच्छा, जिन बच्चों को व्हाट्सएप से हमारे जुड़ना है, जहाँ पे उनको नोट्स मिल सकता है, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती है वो सब सारी प्रोवाइड हो सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत डाउट्स है उस चीज़ पे भी पूछ सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे हमने समझा केंद्र सरकार के बारे में, जो संवाद है उस चीज़ के बारे में हमने समझा। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर में। ठीक है।